प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल को मैनेज करने का काम किसके स्पुर्द होता है? एक मैनेजर के स्पुर्द होता है। तो मैनेजर ने स्कूल को मैनेज करते हुए किसी भी किस्म का अगर कोई फ़ैसला करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, बल्कि कुछ असूल बनाए जाते हैं ताकि वो उन असूलों को इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म का कोई डिसीजन ले सके। वाई आर प्रिंसिपल्स यूज़फुल, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ये मुफीद क्यों होते हैं? इसके 3 फ़ायदे हैं। मेक एक्यूरेट डिसीजन, सेव टाइम, पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सबसे पहले है यहाँ पर मेक एक्यूरेट डिसीजन। स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक मैनेजर की हेल्प करते हैं कि वो इन प्रिंसिपल्स को किसी भी किस्म की सूरत हाल के अंदर अप्लाई कर सकें। तो जब वो मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करता है तो फिर वो एक्यूरेट डिसीजन कर सकता है, यानी कि एक एक्यूरेट जो है फ़ैसला कर सकता है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है सेव टाइम, यानी कि प्रिंसिपल्स वक्त की बचत करते हैं। पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो लोगों को काम करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती थी, लेकिन आजकल उन्हें इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें प्रिंसिपल्स का इल्म हो गया है तो फिर वो उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वक्त की बचत कर सकते हैं। इसका थर्ड बेनिफिट है पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। प्रिंसिपल्स एक शख्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस मालूमात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करे, क्योंकि पहले लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, यानी कि उनका टाइम बहुत ज़ाया होता था। लेकिन अब प्रिंसिपल बना दिए गए हैं तो वो इंसान उन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने वक्त की भी बचत कर सकता है और एक एक्यूरेट डिसीजन भी ले सकता है। इसके साथ साथ वो इन प्रिंसिपल्स को जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर भी ट्रांसफ़र करता है। अगर पेपर में सवाल इस तरह से आए कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करें तो या फिर आप स्कूल मैनेजमेंट की जो अहमियत है उसको एक्सप्लेन करें, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को, तो इसके अंदर हमने ये वाले 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं। इसके साथ साथ हमने लिखना है कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट के अंदर यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाले प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं। तो जब भी हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई भी कंपनी बनाते हैं या कोई स्कूल बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपना एक ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर तालीम देने का ये मकसद है और हम लोग एंड पर इस मकसद को हासिल कर लेंगे। तो जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हम लोग इसे अचीव कर सकें। हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हासिल करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा क्या गोल है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को हम लोग यूज़ करते हुए इस गोल को हासिल कर सकते हैं। तो प्लानिंग के अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं: प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट अल्टरनेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिंजेंसीज। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कि पहले तो हमें एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का हमारा क्या मकसद है। तो यहाँ पर हम लोग अपने मकसद को यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को स्टेट करते हैं। देन है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट अल्टरनेटिव कि कोई भी मसला जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाता है तो हम लोगों ने उस मसले का हल तलाश करना है। जो हम हल तलाश करते हैं तो वो सिर्फ एक सलूशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक से ज़्यादा उसके सलूशंस होने चाहिए उस प्रॉब्लम के, ताकि जो सलूशन हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए बेनिफिट हो, जिसमें हमारा कम पैसा खर्च हो, ताकि हम लोग उसी सलूशन के ज़रिए उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। तीसरा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज का क्या मतलब होता है? एमरजेंसी, यानी कि एक मैनेजर को किसी भी अदारे के अंदर आने वाली जो भी हंगामी सूरत हाल होती हैं उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। देन जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को अरेंज करना। हमने प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन किया होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के अंदर हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग अपने काम को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि उसको अरेंज करते हुए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल के अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं: यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, एडिक्वेसी ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल एंड स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल का दूसरा नेम है चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। आप इस तरह से समझ लें कि ये एक फैक्ट्री है और वहाँ पर एक ग्रुप के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक सुपरवाइज़र आता है और वहाँ पर मौजूद एक यहाँ पर बंदा है, उसको कहता है कि तुमने ये वाला काम करना है। फिर इसके बाद एक और सुपरवाइज़र आता है, उसको कहता है कि तुमने ये वाला काम करना है।
अब वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले सुपरवाइज़र का काम करूं या मैं दूसरे सुपरवाइज़र का काम करूं। इसीलिए फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग होते हैं तो हर एक वर्कर को एक जो सुपरवाइज़र है उसे अपना एक काम देना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे को एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र अपने काम दें और वो बंदा जो है कंफ्यूज हो जाए, यानी कि वो वर्कर जो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, उसकी जो अटेंशन है वो सही से अपने काम के ऊपर नहीं हो सकेगी और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स अराइज़ करते हैं। इसीलिए एक वर्कर को सिर्फ एक सुपरवाइज़र को एक ही वर्कर को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि चाहे इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं सिर्फ एक सुपरवाइज़र हो ताकि वो उन सबको कंट्रोल करे। ये नहीं कि एक और सुपरवाइज़र आ गया उसने कोई और काम बता दिया है तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमने कौन सा काम करना है, उनको कन्फ्यूजन होगी, इसके अलावा वो परेशान भी हो जाएंगे। इसके बाद है एडिक्वेसी ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक बंदा है कोई भी, तो फैक्ट्री के अंदर जैसे कि आप ये समझ लें कि ये एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र को अपने ऊपर वाले लोगों से एक काम मिलता है कि तुमने आज दिन के अंदर 1500 प्रोडक्ट्स जो हैं उनको तैयार करवाना है। उसको ये अथॉरिटी दी गई है, यानी कि उसको एक काम दिया गया है कि तुमने 1500 चीज़ें जो हैं आज तैयार करवानी हैं। फिर क्या होता है कि लोगों ने काम कितने घंटे करना होता है, सिर्फ 8 घंटे। तो 8 घंटों में अगर उससे सिर्फ 1000 ही प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ तो इसके मज़ीद 1500 बनाने के लिए यानी कि 500 और बनाने के लिए उसे और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तो उसको ये अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो ओवर टाइम जो है लोगों से काम करवाए। यानी कि एक बंदे को काम दिया जाता है कि तुमने ये वाला काम करना है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी नहीं दी जाती कि उस काम को मुकम्मल करने के लिए अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि उसे वो वाली चीज़ मुहैया की जा सके। इसके बाद है स्केलर प्रिंसिपल, जिसको चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, उन्होंने किसको हुक्म देना होता है, मिडिल लेवल के मैनेजर को, और फिर मिडिल लेवल के जो मैनेजर हैं उन्होंने लोअर लेवल के मैनेजर को हुक्म देना होता है। तो ये एक चेन है कि पहले टॉप लेवल को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो मिडिल वाले के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, अगर मिडिल वाले को मसला है तो वो टॉप वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और लोअर वाले के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर लोअर लेवल के ऊपर जितने भी वर्कर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडिल वालों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। यानी कि ये एक चेन बना रहा है, टॉप लेवल वाले मिडिल वाले के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, मिडिल वाले लोअर वाले के साथ, और लोअर वाले मिडिल वाले के साथ, और फिर मिडिल वाले टॉप वाले के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है जिसका नाम है स्टाफिंग प्रिंसिपल। स्टाफिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत है, यानी हमें पढ़े लिखे बासलाहियत नौजवान की ज़रूरत है। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनके पास किसी खास किस्म की स्किल्स हों। तो स्टाफिंग प्रिंसिपल के अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं: प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एवेल्युएशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग अ सक्सेसर, कि एक जो मैनेजर है उसे चाहिए कि अपने से नीचे वाले लोगों को भी ट्रेन करता रहे। जैसा कि यहाँ पर है टॉप लेवल का मैनेजर, इसके बाद आएगा मिडिल लेवल का मैनेजर, और इसके बाद आएगा लोअर लेवल का मैनेजर। अब मिसाल के तौर पर टॉप लेवल का मैनेजर जो है ये बीमार हो गया है या किसी वजह से वो अपना कोई काम नहीं कर सकता या फिर उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो उसे चाहिए कि वो मिडिल लेवल के मैनेजर को भी ट्रेन करता रहे ताकि उसकी जो पोजीशन खाली हो जाए, उसकी जो सीट खाली हो जाए, मिडिल लेवल का मैनेजर उसको आकर फिल कर दे, ताकि किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में मिडिल लेवल का मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एवेल्युएशन, कि हम लोगों को चाहिए कि जो मैनेजर हैं उनकी एवेल्युएशन करें। एवेल्युएशन किस तरह से कि उस मैनेजर ने अपने काम को कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, इसलिए हमें तमाम मैनेजर्स की एवेल्युएशन करने की ज़रूरत है। तीसरा प्रिंसिपल है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि एक जो मैनेजर होता है ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट है बल्कि इम्परफेक्ट होता है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की खुद को ज़रूरत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त के साथ साथ उनकी जो स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव करते रहें। चौथा प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब है, रहनुमाई के असूल, कि हमें जो है मैनेजर्स को भी रहनुमाई करने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा जितने भी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं उन सब को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। इसके 3 प्रिंसिपल है: प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स एग्जाम्पल एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन।
प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि एक बंदा है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मकसद होता है, दूसरा उस इंसान की ज़िंदगी का भी कोई मकसद होता है। अब वो इंसान उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी के जो मकसद हैं वो ज़्यादा अहम है और इस फैक्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ इसके मकसद ज़्यादा अहम नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है और उस फैक्ट्री का जो मकसद है उनके दरमियान हारमोनी होनी चाहिए, यानी कि एक हम आहंगी उनके दरमियान होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अपने जो असूल हैं उसके ऊपर सही से काम कर रहा है लेकिन फैक्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने के लिए अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एग्जाम्पल कि एक मैनेजर है उसको मिसाली होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपने पीछे जो है एक अपनी मिसाल कायम करे ताकि दूसरे लोग उसको फॉलो करें और उसी के मुताबिक ही काम कर सकें। इसलिए उसे ये सोचना चाहिए कि क्या मैंने इस फैक्ट्री के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल छोड़ी है कि दूसरे लोग मेरी पैरवी कर सकें और मुझे फॉलो कर सकें कि ये मैनेजर बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, कि जिस तरीके से मैं काम करूँगा अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो लोग मुझे ही फॉलो करेंगे और मेरे ही असूलों के मुताबिक काम करेंगे। तीसरा इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कि हमें वर्कर्स को, मैनेजर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं दे सकते कि आप लोग ये काम अच्छे से करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, ये वो मिलेगा। तो सिर्फ उनको मनी का ही लालच नहीं देना चाहिए बल्कि काम की जगह को भी पुरसुकून बनाना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर बगैर स्ट्रेस के, बगैर कन्फ्यूजन के काम कर सकें। फिफ्थ प्रिंसिपल है कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स। कंट्रोलिंग प्रिंसिपल में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि क्या हम लोग उसे अचीव कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या सही से काम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि क्या वो उन्हीं के मुताबिक ही चल रहे हैं। इसके 3 प्रिंसिपल है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव एक्शन। पहला प्रिंसिपल यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है या स्कूल है, उनको चाहिए कि वो स्टैंडर्ड बनाए। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? मेयार। लोगों को ये बताया जाए, वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये बताया जाए कि आप लोग ये वाला काम करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने इससे हटकर कोई काम किया तो वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि लोगों ने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही काम करना है। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने उन लोगों की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि उन्होंने किस तरह से काम किया है और जो उन्होंने काम किया है कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इस चीज़ को हमने उसकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, यानी कि इसकी हमने मेजरमेंट करनी है। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव एक्शन। जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड को कंपेयर किया, उस इंसान की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया और अगर हमें ये पता चला कि इस इंसान ने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं किया, इसका मतलब है कि हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कौन सा एक्शन लेने की ज़रूरत है? करेक्टिव एक्शन, यानी कि सही तरीके से हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई ख़राबी आई है उस काम के अंदर, हम लोग उसे सही से उसको सही कर सकें। यानी कि देखना है कि इसकी क्या वजूहत थी और लोगों ने सही से काम क्यों नहीं किया। तो हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से काम कर सके।